हाँ तो चलो, तो हम लोग जो है आज जो है क्लास 10th का इतिहास देखने वाले हैं। और इतिहास में जो है पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो पहला चैप्टर है यहाँ पे क्लास 10th का पहला चैप्टर क्या है? वो यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले समझो राष्ट्रवाद का मतलब। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देखो हाँ, जो अपने देश के प्रति प्रेम भावना जो है ना, प्रेम भावना, लगो के भावना जो जगता है, उसे हमें क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। क्या है? एक विचारधारा है, विचार है। जैसे तुम्हारा विचार है कि हम अपने देश के लिए जो करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, ये तुम्हारा मन में जो उभरा ये क्या है? राष्ट्रवाद। अगर देश के बारे में कोई भी चीज़ तुम सोच रहा है, कोई भी चीज़ तुम देश के बारे में सोच रहा है, कुछ भी करेंगे, किसके बारे में करेंगे? देश। तो समझना तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है? राष्ट्रवाद वाला। अगर राष्ट्रवाद वाला सॉफ्टवेयर आ गया तो समझना कि तुम बहुत बड़ा देश प्रेमी बनने जा रहे हो, बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बनने जा रहे हो। जैसे राष्ट्रवादी में जैसे भगत सिंह था ना, भगत सिंह था, राजगुरु था, चंद्रशेखर आजाद था, ये सब क्या था? ये सब मतलब कि ये राष्ट्रवादी आदमी था, अपने देश के लिए सोचता था, जो करता था प्राण की आहुति तक दे दिया अपने देश के लिए। तो इस आदमी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी आदमी। जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचे ना, उसे हम राष्ट्रवादी आदमी कहते हैं। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो कि सबसे पहले कहाँ पनपा था? यूरोप में। देखो यूरोप से पहले कोई भी महादेश में जो है ये राष्ट्रवाद उभरा था? नहीं। ये राष्ट्रवाद जो है सबसे पहले कौन महादेश में उभरा है? और यूरोप महादेश में भी सबसे पहले, यूरोप महादेश के किस देश में? फ्रांस में। और फ्रांस में जो है कैसे उभरा? कैसे, कौन सी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति जब हुआ ना, तब वहाँ पे जो है राष्ट्रवाद की भावना जगा। बोला यहाँ पे जो फ्रांस में राजतंत्र जो चल रहा है, ये राजतंत्र हटाओ। ये जो राजा के बेटा ही राजा बनेगा और राजा ही शासन करेगा, ये कब तक चलेगा? बोला कि इस सब को हटाओ और यहाँ पे कैसा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था लाओ, जो लोगों के लिए सोचे, लोगों के बारे में सोचे। ये राजतंत्र चलेगा? अब नहीं चलेगा। फ्रांस की क्रांति का जो उद्देश्य था, बस 3-4 उद्देश्य था। पहला था स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था वो, और समानता के लिए लड़ रहा था, और जो था वो कहता था हमको जो है बंधुत्व मतलब भाईचारा बना के रहना है। और उसका मांग था जो स्टेट जनरल है उसको हटा के नेशनल असेंबली मिले। स्टेट जनरल किसे कहते हैं? जो राजा होता था ना, राजा, हाँ, राजमहल में अपना स्टेट जनरल बनाता था, बड़े बड़े पादरी सबको बैठाता था, एकदम बढ़िया सामने जो है बात करता था। जो छोटे छोटे जो आदमी होता था ना, उसको नहीं, उसको पूछबोन करता है, कोई काम नहीं है उसका, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जो छोटे जो मध्यम वर्ग का लोग है, जो निम्न वर्ग का लोग है, वो सब मिल के कौन सा क्रांति किया? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का यही उद्देश्य था कि हमको जो है समानता चाहिए, कानून के समक्ष समानता चाहिए, हमको जो है स्वतंत्रता चाहिए, ये राजतंत्र नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। इसीलिए फ्रांस में क्या हुआ था? क्रांति। और फ्रांस में सबसे पहले क्रांति कब हुआ था? 1700। हाँ, फ्रांस के क्रांति में जो है सबसे ज़्यादा भूमिका जो निभाया है ना, और राष्ट्रवाद को पूरा यूरोप में भड़काने का जो भूमिका निभाया, कौन निभाया है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये मतलब पूरा यूरोप में जो है ना, पूरा यूरोप को अपने अधिकार में कर लिया था। मतलब अपने जो बोली विचार होता है ना, अपने भावना से राष्ट्रवाद भड़का के पूरी यूरोप को अपने कब्जा में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। धीरे धीरे मतलब यहाँ पे जितना भी देश था यूरोप महादेश में, सारे देश किसके कब्जा में आ गए थे? नेपोलियन बोनापार्ट के कब्जे में आ गए थे। लेकिन हुआ क्या? जो नेपोलियन बोनापार्ट, देखो नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि ये राजतंत्र जो है इसको कैसा राजतंत्र बनाओ, या तो संवैधानिक राजतंत्र बनाओ। संवैधानिक राजतंत्र मतलब क्या होता है? मतलब ये राजतंत्र राजा भी रहेगा, लेकिन किससे चलेगा? संविधान से चलेगा था। मतलब बचपने से वो क्रांतिकारी युवा था, वो मतलब चाहता था कि अपने राष्ट्र को, अपने पूरा यूरोप को जो है एक लोकतांत्रिक मतलब माहौल बनाएंगे, मतलब राजतंत्र को हटा के जो है संवैधानिक राजतंत्र बनाने का कोशिश कर रहा था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद का। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? हाँ, तो यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, फ्रांस की जो क्रांति हुआ था ना, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। कब हुआ था?
हाँ, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। ये क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? बस 4 गो था। पहला था कि हमको क्या चाहिए? हाँ, स्वतंत्रता चाहिए, मतलब गुलाम बन के हम नहीं रहने वाले हैं, राजा के गुलाम। उसके बाद जो है ये चाहता था कि हमको कानून के समक्ष क्या चाहिए? समानता चाहिए। और ये इसका मांग था कि बंधुत्व के मांग था। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा, हम लोग बना के भाईचारा बना के रहने वाले हैं, ऐसा मांग था इसका। और इसका मांग था कि यहाँ पे राजतंत्र हटा के संवैधानिक राजतंत्र कीजिए। क्या कीजिए? संवैधानिक राजतंत्र मतलब बोला अब जो राजतंत्र, जो राजा बनता है, राजा का बेटा राजा, वो अपना मन से नहीं चलेगा। वो किससे चलेगा? वो संविधान से चलेगा। जैसे अभी भारत किससे चलता है? संविधान से चलता है। उसी प्रकार बोला कि राजा रहेगा कोई बात नहीं है, लेकिन वो चलना चाहिए किससे? संविधान से चलना चाहिए। और बोला कि ये जो है, ये जो राजा बनाता है अपने लिए पूरा जो स्टेट जनरल सब बनाता है ना, ये जो स्टेट जनरल बनाता है, स्टेट जनरल, इसके जगह जो है स्टेट जनरल हटा के क्या चाहिए? हाँ, इसके जगह हमको चाहिए नेशनल असेंबली चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मतलब यहाँ पर कहता था कि ये जो है ना, जो स्टेट जनरल है, इसको हटा के हमको क्या चाहिए? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में जो है ना, बोलता था कि यहाँ पे कुलीन वर्ग ही नहीं रहेगा, चाहे निम्न वर्ग रहे या मध्यम वर्ग रहे या उच्च वर्ग रहे, सभी वर्ग जो है एक बराबर माना जाएगा, मतलब उसको समानता मिलना चाहिए। इसीलिए जो है कौन सी क्रांति हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुआ था। और फ्रांस की क्रांति का उदय कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और जो है नेपोलियन बोनापार्ट का भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा था। मतलब कि पूरी यूरोप में जो है ना क्रांतिकारी, मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना है ना, भड़का दिया था। और पूरा यूरोप में ऐसे करके जो है अपना अधिकार में ले लिया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद जो है इसी प्रकार धीरे धीरे जो नेपोलियन बोनापार्ट ऐसे ही मतलब यहाँ पे आगे बढ़ने लगा। युद्ध करते करते बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे देशों को अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन हुआ क्या? जब युद्ध हुआ था, पहला हुआ था 1813 में, उसको फिर से यहाँ पे जो है वाटरलू के युद्ध में हरा दिया था ना। तो वाटरलू के युद्ध में जो है फिर से उसको हरा दिया था, जिसके कारण जो है वो उसको कहाँ भेज दिया था? अलवा द्वीप पर। ये सब देखे थे ना हम लोग कल ही देखे थे। इसके बारे में थोड़ा और बड़ी विस्तार से देख ले। तो यहाँ पर समझना रहे, हम लोग जो है यहाँ तक देखे थे ना। यहाँ पे हम तुमको बता दिए कि यहाँ पे जो 5 चैप्टर है। यहाँ पे ये पहला चैप्टर देखने वाले हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यही चैप्टर देख रहे हैं, यही चैप्टर को अभी देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद समझा दिए किसको कहते हैं, समझा दिया ना। तो राष्ट्रवाद समझ लिए हम लोग। यहाँ पे जो है यही यूरोप महादेश है, जो कि देख लिए थे। और यहाँ पे देखो सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की भावना जो है कहाँ, किस महादेश में जगा था? यूरोप महादेश में। और उसके बाद अन्य देश में जगा था। पहले सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जगा था? उसके बाद अन्य देश में, जैसे भारत में भी जगा था। उसके बाद ना भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो राष्ट्र का मतलब होता है, पहले राष्ट्र का मतलब क्या होता था? पहले जब राजा शासन करता था ना, तब राष्ट्र का मतलब होता था कि समान भाषा बोलने वाला हो वहाँ पे, और जो है समान धर्म हो, उसका विचार क्या हो? समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्र कहेंगे। लेकिन इसका कहना गलत था। लेकिन जब यहाँ पे फ्रांसीसी चिंतक जो है एंड्रेस रेनन आया, इसका कहना था नहीं, वो जो बोल रहा है गलत है। ये समान भाषा, समान धर्म, समान नस्ल के आधार पर जो है ना राष्ट्र को हम नहीं कह सकते राष्ट्र है। तो इसका कहना था राष्ट्र जो है तभी, मतलब राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहाँ पे क्या हो? विविधता हो। मतलब राष्ट्र विविधता, मतलब अलग अलग सब कुछ हो, जाति हो अलग हो, भाषा अलग हो, विचारधारा, मतलब विचारधारा एक हो, सब कुछ अलग हो। मतलब यहाँ पे राष्ट्र का मतलब होता है कोई भी देश में विविधता बहुत ज़्यादा हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन एक चीज़ जो है समान होना चाहिए। क्या? विचार। सभी का विचार समान होना चाहिए। यहाँ पे जैसे भारत है, भारत में सभी धर्म है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई दिक्कत नहीं, विभिन्नता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका विचार क्या होना चाहिए? समान। जैसे उसका विचार होना चाहिए कि हम सिर्फ सोचेंगे किसके बारे में? राष्ट्र के बारे में, अपने भारत के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे सोचता है क्या? जैसे अब अपना सरकार, हिंदू का सरकार है, वो बोलेगा हम यहाँ पे विचार एक हुआ है, नहीं हुआ तो बताओ ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा? पीछे जाएगा। तो वहाँ पे कहना क्या चाहिए? अगर राष्ट्र में वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो दोनों को बराबर हक देना चाहिए। वो अगर हम मंदिर इधर बना रहे तो उसको भी बोलते हैं चलो तुमको भी बना देते हैं, उसको भी बना। तो ये समय क्या होगा? विचारधारा सबका एक होगा। जब जैसे भैयारी नहीं होता, भैयारी है रे, जैसे वो भैयारी अगर मार देता है बराबर बराबर, तो क्या विचारधारा एक हो जाता है? चलो सही है, लड़ाई नहीं हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में जब वहाँ पे अलग अलग बसी हम ले लिए, उसको कमे दिए हैं, तो बताओ कैसा होगा? था लड़ाई होगा ना। इसीलिए वहाँ पे जो है ना विचारधारा जो है अलग हो जाता है, जिसके कारण राष्ट्र निर्माण हो सकता है नहीं। राष्ट्र निर्माण होने के लिए क्या चाहिए? विचारधारा एक होना चाहिए। विचारधारा
एक होना चाहिए। और इसके बाद समझना यहाँ पे, और यहाँ पे देखो राष्ट्र का मतलब होता है कि ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो अपने जो पुराना अतीत को सुनकर गौरव हो। जैसे अभी हम पुराना अतीत को सुनते हैं, बिहार का अतीत बहुत पुराना है, बहुत गौरव आता है कि बिहार में जो है बहुत बड़ा बड़ा आदमी जो है जन्म लिया था। बिहार जो है भगवानों की धरती कहा जाता है, भारत भगवानों को धरती कहा जाता है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। कहीं जाते थे बिहार जो है, बिहार अभी नहीं बोल रहा बिहारी जो है अति पिछड़ा है, लेकिन वैसे हम एग्जाम्पल देते हैं प्राचीन काल का, देखो मेरा बिहार ऐसा था ऐसा था ऐसा था, मतलब कि होता है ना, मोटिवेशन मिलता है ना, उससे हमको हाँ ये महसूस होता है कि हमको गर्व होता है कि हमारा जो व्यक्ति अतीत में था वो बहुत ही गौरवशाली था। वो बताने के बाद हमको गौरव आता है, तब समझते हैं हम भी राष्ट्रवादी आदमी हैं। अगर अपने राष्ट्र के बारे में अच्छा समझा रहा है, अच्छा सब एकदम बढ़िया समझा रहा है कि हमारा राष्ट्र ऐसा था वैसा था ऐसा था, पूरा बिहार के बारे में समझ रहा है, पूरे भारत के बारे में समझ रहा है, तो समझ जाना वहाँ पे तुम कैसा आदमी है, राष्ट्रवादी आदमी है। अगर तुम राष्ट्र के बारे में सोच रहा है तो कैसा आदमी है, राष्ट्रवादी आदमी है। यहाँ पे इसके नाम याद रखना, ये जो है ना इतिहास में ज़्यादातर यही, मतलब ये फ्रांसीसी चिंतक है। ये पूछेगा अंद्रे सेरन कहाँ का रहने वाला है, तो फ्रांस का रहने वाला एक चिंतक है, एक मतलब सोचकार है, सोचने वाला है, सोच के अपने बात कहता है। ये देखो इसका कहना क्या, ये क्या कहता है, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति प्रयास कुछ करता है और उसके त्याग एवं निष्ठा का जो मतलब यहाँ पे चमरो उत्कर्ष होता है, तो उससे किसका निर्माण होता है, राष्ट्र का। मतलब इसका कहना है अंड्रे मेनन का कि लंबे समय तक कोई आदमी अगर अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा लगन से, तब जाके वो किसका निर्माण कर सकता है, राष्ट्र निर्माण कर सकता है। सभी का इच्छा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और शासन कैसा होना चाहिए, जनमत संग्रह वाला होना चाहिए। मतलब सबके विचार जो है ना राष्ट्र में सबका समान होना चाहिए। जैसे हमारा विचार और हमारा भारत में रहने वाले सबका विचार एक होना चाहिए कि हम भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, नहीं कि पीछे बढ़ाने का काम करेंगे। तब जो है हमारा राष्ट्र जो है ना और आगे बढ़ेगा। और जनमत संग्रह के आधार पर नहीं, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों के द्वारा जो है ना चुना जाना चाहिए, ऐसा मतलब कि यहाँ पे आधार होना चाहिए। तो ऊपर जो विचार देखे हैं, ऊपर जितना विचार देखे हैं, अंडस्ट रेनन कहना है तब जाके किसका निर्माण होगा, राष्ट्र का। राष्ट्र निर्माण तबे होगा जब विभिन्नता हो, तब भाषा अलग हो, नस्ल अलग हो, जाति अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन एक समान विचारधारा समान हो, तब किसका निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का। किसका कहना था, ये अंड्रे मेनन का कहना था। देखो राष्ट्रवाद कोई वस्तु नहीं है, कोई आदमी नहीं है। राष्ट्रवाद एक क्या है, विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है, देखो ये राष्ट्रवाद कहाँ पनपता है, ये एक विशेष खास भौगोलिक जो क्षेत्र होता है, जैसे मान चलो अपना जो शाहपुर है, ये भौगोलिक क्षेत्र है, एक जगह है। तो इस जगह में जो लोग रहता है ना, ये लोग में अगर हम अगर अकेला मिलकर हम चाहते हैं कि सभी को एक करना, जैसे यहाँ पे किसी मुखिया बन रहा है, अच्छा मुखिया को हम चुनना चाहते हैं, सब एक हो जाएंगे, एकता लाएंगे। जब एकता आ जाएगा समझ जाएंगे यहाँ पे किसका निर्माण हो गया है, राष्ट्रवाद का। जैसे हम फैला दिए राष्ट्रवाद, जैसे हम बोल दिए कि सभी जो है इस आदमी को चुनना है, बहुत अच्छा काम करेगा, हम जानते हैं, सभी आदमी बोला ठीक है। जखन बोला ठीक है, उसको वोट किए, तो वो भी जो है राष्ट्रवाद में शामिल हो गया। एक आदमी मतलब एकता के जब भी भावना यहाँ पे आता है ना, एकता का वाहक आता है, तो उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना भारत में भी जगह था, लेकिन सबसे पहले कहाँ जगह था, यूरोप में, उसके बाद अन्य देशों में जगह था। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी क्रांति से अभिव्यक्त हुई। तो पूछेगा राष्ट्रवाद की भावना कौन सी क्रांति से जगा, और कब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। हाँ, दुनिया में इससे पहले दुनिया में कहीं भी राष्ट्रवाद था नहीं, फ्रांसीसी क्रांति से पहले दुनिया में कहीं भी राष्ट्रवाद था, इस क्रांति होने के बाद ही ना आया है। हाँ, तुमको पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है क्या कौन सी जो है किसका उदय हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद किसका उदय हुआ था, राष्ट्रवाद का। किसका उदय हुआ था, राष्ट्रवाद। और फ्रांसीसी क्रांति का जो उद्देश्य क्या था, समानता के लिए, सुनता के लिए और बंधुत्व का विचार के लिए जो है वो लड़ाई करता था। राजतंत्र के स्थान पे क्या चाहता था वो, हाँ, फ्रांस की क्रांति का कारण यही था कि हमको राजतंत्र ये हटाइए, क्या लाइए, लोकतंत्र। और लोकतंत्र मतलब समझता है ना। अच्छा, राजतंत्र मतलब क्या होता है, जब राजा अपना मन से शासन करता है, मतलब कि लोग के नहीं सुनता है, अपने मन से जो करता है, मतलब वो राजतंत्र है।
और जो है लोकतंत्र, लोकतंत्र उसे कहते हैं जो लोगों की बात सुनता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, लोगों द्वारा हटाया जा सकता है, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। जो कि अभी देखो, अभी जो यहाँ पे देखो नेपोलियन बोनापार्ट ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा देते हुए यूरोप के अधिकांश देशों में क्या कर लिया था वो, बस इसका उद्देश्य देखो। अगर हम बोलेंगे कहीं पे जैसे पूरा शाहपुर जो है राजा कब्जा में, और राजा पूरा मतलब क्रूर शासन है, पूरा यहाँ प्रजा को देखना नहीं चाहता, जो मतलब मन है मन मर्जी करता है, तो हम आए और कहेंगे देखो तुम लोग को हम यहाँ पे राजा को हटा देंगे और लोकतंत्र स्थापित करेंगे, एकदम अपना मन से जो करेगा वही करेगा, तो बताओ हमको साथ देगा ना समाज में है, और साथ देगा एकदम, हम जो है एकदम उसको हटाएंगे, हम ही बन जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे ना। अगर हम पाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, हम शासन करेंगे। धीरे धीरे शाहपुर हो गया, सनबरसा हो गया, पूरा अपना कब्जा, क्योंकि अब देखेगा शाहपुर में बढ़िया शासन हो रहा है, बगल वाला बोलेगा आइए ना हमारे यहाँ पे भी कर लीजिए, देखेगा जैसे लगमा बोलेगा यहाँ पे आ जाइए, और सनबरसा बोलेगा यहाँ पे आ जाए, धीरे धीरे पूरा जो है हमारा सहरसा डिस्ट्रिक्ट हमारी कब्जा में आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार अधिकार किया था कौन, हाँ नेपोलियन बोनापार्ट इसी प्रकार जो है अधिकार कर लिया था, क्या दिखा के, यही हम समानता के लिए लड़ेंगे, सब मिल के करेंगे, बोला राष्ट्रवाद की भावना जगा देता था सभी में, बोला हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, मतलब ये से बोलता है ना मतलब नेता सब, और बोलता था कि तुम सब अगर हमारा साथ देगा तो हम लोग एक होकर राष्ट्रवाद का निर्माण करेंगे और अपना बिहार को, अपना देश को पूरी तरह एक करें, बिहार नहीं बोले यूरोप में जो है एक करेंगे सबको, और यहाँ पे बढ़ावा दिया। इसीलिए जो है ना ये अधिकांश देशों पर क्या किया था, ये शासन किया था। यहाँ पर समझना, आप ये देख लिए थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्टेट जनरल को समाप्त करके क्या बनाया गया था, हाँ तो बोलेगा कौन सी क्रांति के बाद जो है यहाँ पे स्टेट जनरल को खत्म करके नेशनल असेंबली लाया था, हाँ। और फ्रांस की क्रांति के बाद वो जो केंद्रीय शासन व्यवस्था था, वो बोला कि ये जो फ्रांस की क्रांति के बाद उसका उद्देश्य था, फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य जो है केंद्रीय व्यवस्था कैसा था, वो कहता था ये जो क्षेत्रीय भाषा जो बोल रहा है ये सब हटाइए, ये जो फ्रांसीसी भाषा बनाइए, जैसे भारत का भाषा जैसे है हिंदी है ना, वो बोला कि ये क्षेत्रीय भाषा नहीं बोलेगा आप सब, आप जब बोलेगा सभी बोलेगा कौन सा भाषा, फ्रांसीसी भाषा बोलेगा। कल के इस पर प्रतिबंध लगाइए, और कल के माप तोल जो होता है, ये पूरा जो फ्रांस में माप तोल अलग अलग जो है, सभी माप तोल को क्या कीजिए, ये समान कीजिए, और मुद्रा जो अलग अलग है इसको भी क्या कीजिए, समान कीजिए, एक रूपता लाने का प्रयास कीजिए, और कपड़ा नापने का जो इकाई अलग अलग है उसको सब में किस में नापिए, एले में नापिए। तो कपड़ा यहाँ पे जो है फ्रांस की क्रांति में कौन सी जो है इकाई का खोज हुआ, एले का, किसका खोज हुआ, एले का। और एले जो है किसको नापता है, एले से ऑब्जेक्टिव बनता है, एले से किसको नापता है हम लोग, कपड़ा नापने का काम आता था एले से। और बोलता था कि कानून व्यवस्था है ना वो सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सभी के लिए क्या होना चाहिए, हाँ समान होना चाहिए। और कहा था 1804 में जो नेपोलियन संहिता आया था ना, यही सब बात नेपोलियन भी बोला था। नेपोलियन संहिता मतलब नेपोलियन अपने बात को रखा था उस संहिता में, तो नेपोलियन संहिता कहते हैं। ये कब आया था, हाँ तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन संहिता कब आया था, तो 1804 में आया था। कब आया था, 1804 में आया था। तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव कहाँ तक था, वो तो यूरोप में तो अच्छा था ही था, लेकिन रूस तक उसका प्रभाव था, रूस तक घुस गया था, लेकिन बाद में उसको मार के भगा दिया था। वो कहाँ पे, अल्बा द्वीप तरफ भगा दिया था। देखने वाले हैं आगे देखो, ये 1813 है। तो 1813 में नेपोलियन बोनापार्ट कौन सी लड़ाई लड़ी थी, लिपजिंग का युद्ध लड़ा था। परंतु इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, तथा इसे जो है कहाँ भेज दिया था, अल्बा द्वीप पे भेज दिया था। बात समझो ये बात को। तो नेपोलियन बोनापार्ट एकदम बढ़िया से सबको शासन कर रहा था, बढ़िया जीत गया था, सब देश को जीत अपने अधिकार में कर रहा था। लेकिन जब रूस से लड़ाई हुआ ना, लिपजिंग का जब युद्ध हुआ, रूस में है जगह, लिपजिंग में जब युद्ध हुआ ना 1813 में, वहाँ पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट के क्या हो गया, हाँ जब हार हुआ तो उसको पकड़ ले, बोला बर उड़ता है, कहाँ भेज दिया उसको, अल्बा द्वीप पे भेज दिया। द्वीप किसे कहते हैं पहले देखो समझो, चारों बगल से पानी, बीच में स्थल, उसे क्या कहते हैं, द्वीप। तो बताओ उसको द्वीप पे भेज दे, बोला तुम वहीं रहो, वहीं शासन करो। तो समझा ये सब जो है राजा समझा कि यूरोप का जितना भी राजा था जो है नेपोलियन बोनापार्ट भाग गया, भने वो जो है उसको जेल में बंद कर दिया। लेकिन पता नहीं था नेपोलियन बोनापार्ट हीरो है, वो बोला कि कहीं कभी भी आ सकता है। तो वो जो हुआ किया देखो, जब नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ भेज दिया,
अल्वा द्वीप वो बहुत अपने राज जो है कब्जे में था उसको, क्योंकि पूरा यूरोप जो है उसके कब्जे में था। तो उसके बताओ उसके राज जो है, ये देखो यह समझाएंगे कि झोला में जो था ना उसका यूरोप का सभी राज था। जब नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना के कहाँ भेजा, अल्वा द्वीप, सब राज फट के निकल गया, मतलब अपने अपने हाथ से निकल गया। निकलने के बाद जो है ना, जो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का राजा, ये बहुत खतरनाक था। क्या था? ऑस्ट्रिया का राजा जो था ना, मेटरनिक था, बहुत ही खतरनाक राजा था। जब देखा कि ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट हार गया है, पूरा खुश हो गया कि अब जो है फिर से आएगा क्या राजतंत्र। पहले जो है लोकतंत्र लाया था कि जो है नेपोलियन बोनापार्ट पहले जो है ना लोकतंत्र स्थापित कर दिया था राजतंत्र को हटा के। तो इस सबको बहुत दिक्कत होता, बहुत मिर्ची लग गया था इस सबको। बोला क्या अब नेपोलियन बोनापार्ट हटा तो अब क्या स्थापित करेंगे फिर से? तो पुनः राजतंत्र स्थापित करने के लिए क्या किया मेटरनिक, ये कहाँ का राजा था? ये ऑस्ट्रिया का राजा था। ये जो है ना बोला क्या अब जो है देखो, जब यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना के अल्वा द्वीप पे भेजा था, तो ये ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? मेटरनिक था। और तभी रूस में रोमन वंश का शासन था। रूस जो एक देश है ना, वहाँ पे किस वंश का शासक था? रोमन वंश का शासन था। तो हुआ क्या, जब नेपोलियन बोनापार्ट बोला कि वो भाग गया है, तो नेपोलियन बोनापार्ट भागे नहीं है, हम आ रहे हैं। 1815 में आ गया, मतलब वहाँ से निकल के आ गया। तो आ गया फिर से किससे युद्ध करने के लिए? फिर से युद्ध करने के लिए रूस से आ गया। बोला एक बार मार दे तो क्या हुआ, हम हार थोड़े गए हैं, फिर से प्रयास करेंगे। तो 1815 में फिर से वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट और जो है रूस के बीच में हुआ था, रूस के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे वाटरलू कहाँ पे है, आप समझना रे। तो वाटरलू का युद्ध फिर से हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में, 1815 में हुआ था। और वाटरलू कहाँ पे है? बेल्जियम में। तुमको पूछेगा वाटरलू कहाँ पे स्थित है? बेल्जियम में है। और यहाँ पे 1815 में जब यहाँ पे युद्ध हुआ ना, फिर से हार गया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन बोनापार्ट फिर से हार गया ना, उसको पकड़ा, बोला बड़ तुम उड़ता है, एकदम उसको भेज दिया ऐसा द्वीप ना, यहाँ पे उसको भेज दिया कहाँ पे? सेंट हेलेना द्वीप पे। जब सेंट हेलेना द्वीप पे गया ना, उसका वहाँ पे क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब उसका जो है नेपोलियन बोनापार्ट का राम राम सत्य हो गया। जब राम राम सत्य हुआ मतलब मर गया 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद किसका युग आएगा बताओ? क्योंकि मेटरनिक बोलता था कब जाए कब जाए कब जाए, वो चला गया। जब गया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट से गया, या 1815 में उसका मतलब मर गया। तुमको पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुआ था? हाँ, कौन से युद्ध में हुआ था? वाटरलू का युद्ध कहाँ पे है? ये वाटरलू बेल्जियम में है। और यहाँ पे जो है वो हारने के बाद उसको पकड़ के कहाँ भेज दिया नेपोलियन बोनापार्ट को? सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया। और वहां पे उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद आया किसका राज? बोला बहुत चला लोकतंत्र, अब फिर से स्थापित करेंगे क्या? राजतंत्र। उसके लिए बोला जितना भी यूरोप में राजा है वो क्या हो? एकत्र हो। ये बोला एकत्र करने के लिए करेंगे क्या? एकदम जो है सबको जो है ना पूरा चिट्ठी भेजा। और 1815 में ही जो वियना है, क्या है? वियना एक जगह है ऑस्ट्रिया में। तुमको पूछेगा वियना किस कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया में ही एक वियना जगह है। होगा रे, समझो यहाँ पे देखो समझो। तो वो हुआ क्या, जो मेटरनिक था ना, वो सभी राजा को बोला एकत्र करेंगे, जितना भी राजा था बोला कि इकट्ठा करेंगे सबको, फिर से क्या चालू करेंगे? राजतंत्र चालू करेंगे। उसके लिए ऑस्ट्रिया का जो जगह है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो वहाँ पे जो है एक सम्मेलन बुलाया, जिस सम्मेलन का नाम क्या है? वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था? जो नेपोलियन बोनापार्ट जो राजतंत्र लोकतंत्र लाया था, उसको समाप्त करके हम क्या लाएंगे? हाँ, ये किसका उद्देश्य था? मेटरनिक का था। और मेटरनिक जहाँ के वहाँ का चांसलर था वो। हाँ, बोलेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? हाँ, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। माछी चांसलर कौन था? मेटरनिक था। तो ये जो है ये बोलता था कि आप जो है ना हम लोकतंत्र को समाप्त करेंगे और राजतंत्र को पुनः स्थापित करेंगे। उसके लिए जो है ना ये मेटरनिक का कहना था, जब फ्रांस को सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छिपता है, ये बात कहता था। देखो इसका उद्देश्य क्या, बोलने का उद्देश्य क्या है? मेटरनिक जानता था कि अगर फ्रांस को अपने कब्जे में रखेंगे, पूरा यूरोप मेरा कब्जा में रहेगा। क्योंकि देखो अमेरिका अभी जो है जैसे महत्वपूर्ण देश है ना पूरा विश्व के लिए, अगर अमेरिका कुछ होगा तो पूरा विश्व का देश घबरा जाएगा। उसी प्रकार पहले फ्रांस को कुछ होता था ना, पूरा यूरोप को सब कुछ हो जाता था। मतलब यूरोप अगर फ्रांस को अगर सर्दी होता था, ये पूरा यूरोप छिपता था। ये कहना था। ये कौन कहता था? ये मेटरनिक कहता था, मेटरनिक।
और पुनः दो देखो, सबसे पहले जो लुई सलामा था बहुत क्रूर राजा था ना, बुर्बो वंश का था। पहले जो फ्रांस में राजतंत्र चलता था, पहला राजा कौन था? लुई सलामा। और लुई सलामा कौन से वंश से था वो? तो बोला कि आप राजतंत्र फिर फ्रांस से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि फ्रांस बहुत बढ़िया देश है, उसमें अगर राजतंत्र फिर से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे कौन सा वंश था? ये जो पुराना वंश था। पुराना वंश कौन था? बताओ, पुराना वंश बुर्बो वंश था। लुई सलामा को तो गुलोटिन चला दिया, मतलब कि मार दिया उसको। बोला कि लुई सलामा बहुत खच्चर राजा था, सब पकड़ के उसको जो हाथ, मतलब यहाँ पर शब्द यहाँ पर नहीं से काटता पाठा जैसा, उसको काट के हटा दिया। अब बाद में जब लुई सलामा का जो बेटा था लुई 17वां बुर्बो वंश का, तो ये बोला मेटरनिक उसको बुलाया, बोला इधर आओ। बोला हाँ। बोला आप बनेगा, तुम राजा बनेगा फिर से? बोला हम नहीं बनेंगे, बाप को मार दिया था। बोला बाप को मार दिया तो फिर हमको भी गुलोटिन चला सकता है? बोला हम नहीं बनेंगे, हमारा जो है वो लुई सलामा, जब लुई 17वां नहीं बना उसके बाद कौन आया? लुई 18वां। लुई 18वां भूल गया था ना, कौन मारेगा देख लेंगे, तो लुई 18वां बन गया। लुई 18वां क्या बन गया? लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बन गया। तो फिर से तू वहाँ पूछेगा, यहाँ पे जो है मेटरनिक युग में चालू हो गया था ना, फिर से कौन सी वंश की स्थापना हुआ था? बुर्बो वंश का। और बुर्बो वंश का राजा सबसे पहले कौन बना? ये कौन बना था? लुई 18वां बना था। कौन बना था? हाँ। और लुई 18वां बनने के बाद जो जब वियना सम्मेलन बुलाया था ना, वियना सम्मेलन में सभी देश आए, यूरोप के सभी देश आए थे, लेकिन एक देश नहीं आया था। कौन? इटली नहीं आया था। जब इटली नहीं आया ना, बोला बरूता है तुम, इधर आओ तुम। और जो है मेटरनिक बोला कि ये जो इटली है इस पर अपना अधिकार ही कर लो। इटली पर अपना अधिकार कर लिया था। कौन? मेटरनिक। मेटरनिक किस देश पर अधिकार किया था? इटली पर अपना अधिकार कर लिया। देखो ये इटली है, ये क्या है? ये जूता का आकार का है ना, ये चित्र जो है जूता आकार का है, ये किसका चित्र है? इटली का है। तो इटली का राजा जो है, इटली के राजा का अधिकार था यहाँ पे। देखो पूरा इटली था, तो हुआ क्या? इटली को पूरी तरह विभाजित कर दिया अलग अलग राज्यों में। तो यहाँ पे देखो ये पूरा राज था इटली के राजा का, लेकिन यहाँ पे ये सब ले लिया है। मतलब कौन लिया? बुर्बो वंश का शासन यहाँ तक था, लेकिन ये ऑस्ट्रिया यहाँ तक अधिकार कर लिया, और यहाँ पे इटली जो है इतना छोड़ दिया। इटली को सिर्फ इतना छोड़ दिया, और पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑस्ट्रिया ले लिया, और यहाँ अपना दोस्त को बुर्बो वंश को दे दिया शासन करने के लिए। बोलो ये जो है बहुत उड़ता था, ये मतलब छीन लिया इतना शासन, बोला इतने में ही तुम करो, ठीक है ना। उसके बाद देखो लुई 18वां। लुई 18वां के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? चार्ल्स 10वां। क्योंकि देखो लुई 18वां जब अच्छा शासन किया था, बहुत अच्छा, क्योंकि डर था अगर अच्छा शासन नहीं करेंगे फिर से गिलोटिन चढ़ा सकता है, तो उस अच्छा शासन किया था, बहुत अच्छा शासन किया था। लेकिन उसके जो अगला जो शिष्य आया था, बेटा आया था, वो चार्ल्स 10वां आया। चार्ल्स 10वां सब कोई भूल गया था, मेरा बाप मतलब दादा सबको क्या चलाए थे? गिलोटिन चढ़ाए थे, ये भूल गया था। चार्ल्स 10वां अपना प्रधानमंत्री, देखो हुआ क्या, जब चार्ल्स 10वां राजा बना ना फ्रांस का, तो अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? पोलीगेनेक को बनाया था। जो चार्ल्स 10वां अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? पोलीगेनेक को। पोलीगेनेक को जब बनाए ना, तो पोलीगेनेक ये जो है ना बहुत समझा क्या है, बोला कि देखो यहाँ पे जो है राजतंत्र तो है, लेकिन यहाँ पे जो कुलीन वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसका कोई अधिकार ही नहीं है। मतलब कि छोटका भी बड़का भी सब बराबर, ये नहीं होना चाहिए। इसका कहना था कि बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है। इसके लिए जो है ये क्या किया, 25 जुलाई 1830 को पोलीगेनेक ने संसद में, संसद जनता ना, अभी भी संसद है, संसद में कौन सा अधिकार चलाया? विशेषाधिकार कानून पारित कर दिया। किसके लिए? अमीर आदमी के लिए। कला जो अमीर है ना उसके लिए विशेष अधिकार है, अमीर के लिए ये होगा, अमीर के लिए ये होगा, गरीब के लिए ये होगा, मतलब अलग अलग छांटने लगा। कौन? मतलब यहाँ पे पोलीगेनेक। और इसके कहने पर, चार्ल्स 10वां के कहने पर, तो समझा यहाँ का लोग समझा फिर से लगता है फिर से वही राज आ गया है, पहले जो राज था लुई सलामा का राज। बोला आप होने वाला नहीं है, फिर से जनता आक्रोश हो गया। बोला आप पुनः क्या करेंगे? फिर से विरोध करने के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्रांस का जो जनता था फिर से प्रदर्शन कर दिया। और चार्ल्स 10वां को बोला कि राजगद्दी से छोड़ के भागना पड़ा। उसको याद आया और प्राचीन काल का वीडियो चलाया हो, देखा कि मेरा बाप को जो है गिलोटिन चला दे, मेरा दादा को, यही सब लोग मिलके फ्रांस के जनता मिलके लगता है मेरा हमको भी चढ़ाने दे। इसके लिए चार्ल्स 10वां जो है राजगद्दी छोड़ के कहाँ भाग गया? वो कि कौन भी पोलीगेनेक जो उसका प्रधानमंत्री था वो भी भाग गया, बोला हमको भी ले जाइए, ऐसे नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार जो है चार्ल्स 10वां और पोलीगेनेक दोनों मिलके कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। वो जो राजगद्दी छोड़ के भी भाग गया इंग्लैंड। उसके बाद जब ये भाग गया ना, तो राजगद्दी मतलब खाली हो गया। फ्रांस में जो बुर्बो वंश था, इस क्रांति से जो है बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया।
यहाँ पे जो क्रांति 1830 में क्रांति हुआ था, यहाँ के लोग फिर से इसको भगा दिया, इंग्लैंड भाग गया सब। तब बुरो वंश जो था उसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तब बोला अब राजा कौन बनेगा फ्रांस का, कोई तो राजा होना चाहिए। इसके लिए एक वंश था, बहुत ही अच्छा वंश था। बोला ये अच्छा वंश है, ये अच्छा वंश वाला समझता है कि जैसे जैसे पहले राजा बनता था कौन, जो अच्छा जैसे राजपूत है ना, राजपूत सब वो राजा बनता था। उसी में एक वंश था कौन सा, अलीहेंस वंश। वो वंश को बोला क्या, उसका जो लुई फिलिप था, बोला अच्छा शासन करता, बहुत अच्छा राजा बनेगा। इसको बना दिया फ्रांस का क्या, राजा बना दिया। जब लुई फिलिप को जो राजगद्दी मिला फ्रांस का, तो बोला ठीक है हम अच्छा काम करेंगे। इन्होंने उत्तरदायी नीति अपनाकर विशेषाधिकार कानून को क्या कर दिया, मतलब वो जो 4 विशेषाधिकार कानून लगाया था बड़े आदमी के लिए, उसको ये क्या कर दिया, अच्छा काम किया। लेकिन जब परंतु लुई फिलिप कोई काम नहीं किया, खाली को समाप्त किया। उसके बाद अपना विरोध, अपना जो है ना विरोधी गीजो, अगर विरोधी के लिए गीजो अगर विरोधी विरोध करे रहे, ओकरे की बना दिलके प्रधानमंत्री। जब उसको लुई फिलिप ने जो है गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, तो लुई फिलिप और गीजो दोनों दोस्त हो गए एकदम बढ़िया से, और दोनों बातचीत करने लगा। बोला क्या अमीर छोटे आदमी के लिए काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, अमीरों के लिए। ये अमीरों के प्रभाव में आ गया, मतलब ये देखो जनता चुना इसको अपने काम करने के लिए, ये आ गया किसके प्रभाव में, अमीर के जब प्रभाव में आया ना, तो वहाँ के जनता बोला देखो यहाँ पे हम लोग को छोड़ दिया, सर्वहारा वर्ग, मतलब जो छोटा वर्ग है उसको क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। बोला कि यहाँ हमारा हित के बात यही नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है फ्रांस में जो है ये दोनों मिलके भूखमरी बेरोजगारी ला दिया है। बताओ ऐसा आदमी रहना चाहिए। बोला ये तो फ्रांस को खा पी के मतलब समाप्त कर देगा। बोला यहाँ पर लुई फिलिप को हम बनाए हमारे अपने मतलब अपने काम करने के लिए, तो अपने काम कर रहा है। तो इस प्रकार 1848 ईस्वी में फ्रांस में पुनः क्या हो गया, बोला मतलब यहाँ पर लुई फिलिप और गीजो जो है प्रधानमंत्री जो है ना, बोला ये जो है अच्छा राजा नहीं है, इसके लिए मतलब इसको भी गिलोटिन चढ़ाते हैं। लेकिन भाग गया, बोला गिलोटिन नहीं चढ़ा दी, इसके लिए कहाँ भाग गया, ये इंग्लैंड भाग गया। कि दोनों जो है देखा लुई फिलिप और गीजो दोनों मिलकर कहाँ भाग गया, हो इंग्लैंड भाग गया। तो समझाइए दिए। तो इंग्लैंड अगर जाएगा तो वहाँ पर तुमको सुरक्षा करेगा, चाहे तो मजबूत, जैसे तुम आतंकवाद हो जैसा वो, वहाँ पर तुमको कोई मार नहीं सकता। इसीलिए सब कहाँ भागता था, इंग्लैंड भागता था। अब बताओ आप जो है फ्रांस में जो राजतंत्र था, अब बताओ किसी विश्वास करने लायक था, जिससे विश्वास करता था वो विश्वासहीन कर देता था। बोला आप फ्रांस में जो है ना वो राजतंत्र नहीं चलने वाला है, चलेगा फिर से क्या करो, लोकतंत्र स्थापित करो। तो बताओ उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या हुआ, लोकतंत्र। बोला देखो नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, लोकतंत्र स्थापित किया था, वही ना लोकतंत्र लाया था। बोले नेपोलियन बोनापार्ट का जो तृतीय नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट को पहले ही मार दिया था 1815 में, मर गया था ना। उसका जो तृतीय नेपोलियन था, नेपोलियन तृतीय, उसका बेटा जो नेपोलियन तृतीय था, वो जो है फिर से क्या बना, राजा बना। वहाँ का राजा ने बना, मतलब वहाँ पर लोकतंत्र में बना, लोकतंत्र का जो है लोग द्वारा चुना गया। हाँ, स्टेडिया में 1848 में स्टेडिया में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, और तब मेटरनिक को भी राजगद्दी कर इंग्लैंड भेज दिया गया। बात समझिए यहाँ पर। कभी फ्रांस में जो क्रांति हुआ था यहाँ पे, उसके बाद फिर देखो पहले लोकतंत्र था, उसके बाद राजतंत्र आया, बहुत दिन चला, उसके बाद फिर से लोकतंत्र आया। ये लोकतंत्र में जो है नेपोलियन तृतीय क्या बना, फिर से राजा बना यहाँ पे। उसके बाद देखा कि मेटरनिक ने सब कुछ किया था, राजतंत्र फिर कौन लाया था, मेटरनिक। बोला ये कहाँ का राजा है, यहाँ का लोग बोला देखो वहाँ पे लोकतंत्र आ गया है, अच्छा काम हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी क्या लाओ। हाँ, बोला बर उड़ रहा है, तुम यहाँ पे भी लोकतंत्र लाओ। ये बोला नहीं लाएंगे। बोला तुमको भी क्या चढ़ा देंगे, ले लाएगा गिलोटिन चढ़ा देंगे। इसके लिए बोला कि नहीं चढ़ा दिए, भाग गया कहाँ, ये भी राजगद्दी छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। ये भी राजगद्दी छोड़ के जब इंग्लैंड भागा, कब भागा ये 1848 में। और तब वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हो गया, लोकतंत्र के स्थापित हो गया, मतलब लोकतंत्र बन गया है। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में जो है जो सीखे हैं अभी और है आगे, इसमें क्या सीखे, इसमें सीखे है जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उसका जो उदय हुआ है जो है कैसे हुआ है। और जो है सबसे पहले हम देखे हैं कि पहले तो राजतंत्र था, फिर नेपोलियन बोनापार्ट लोकतंत्र लाया, उसके बाद फिर राजतंत्र आया, फिर लोकतंत्र लाया, तो नेपोलियन तृतीय बना था राजा, समझा ना। इस प्रकार एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या देखें अभी, तो क्या चैप्टर है इसमें, 5 चैप्टर है। ये पढ़ने के बाद तब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद एक क्या है, विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है, विचारधारा है, एक मतलब राष्ट्र के बारे में एक सोच है जिसके बारे में हम सोचते हैं। और अर्नेस्ट मैना का मतलब किसका कहना क्या था, बताना था। अर्नेस्ट मैना का कहना क्या था,
उसका कहना था मतलब सभी कुछ विभिन्नता हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन एक चीज़ समान होना चाहिए, विचार समान होना चाहिए, तब ऐसे मतलब देश को हम क्या कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे, तब राष्ट्र कहेंगे। ये जो है अंद्रेस रेना कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का चिंतक था, ये फ्रांस का रहने वाला था। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव आप पूछते तुमसे कहीं कहीं से ऑब्जेक्टिव, तुम लोग ऑब्जेक्टिव बताना था। अच्छा राष्ट्र अथी बताना, यहाँ पे एकता का वाहक कौन होता है? नहीं बताना ना, तुम बताओ राष्ट्रवाद का वाहक कौन होता है? एकता। एकता, अगर एकता रहेगा तो राष्ट्रवाद अपने आप पनप जाएगा। अगर एकता रहेगा तो राष्ट्रवाद अपने आप पनप जाएगा। अच्छा बताना तुम लोग, जो है कौन सी क्रांति से जो है ना राष्ट्रवाद का उदय हुआ? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? उसका उद्देश्य क्या था? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, स्टेट जनरल हटा के नेशनल असेंबली चाहिए, ये सब मतलब ये सब था। ये और कहता था ये राजतंत्र हटा क्या लाइए? लोकतंत्र लाइए। और जो है नेपोलियन बोनापार्ट पूरा यूरोप पे जो है कब्जा कर लिया था। हाँ, क्या कह करके कहता था हम तुमको समानता दिलाएंगे, हम तुमको स्वतंत्रता दिलाएंगे, हम तुमको बंधुत्व का नारा देते हुए ऐसे करके पूरा अधिकार कर लिया था पूरा यूरोप पे। और केंद्रीय प्रशासन में क्या था? केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या था? बोला कि माप तौल समान होना चाहिए पूरा यूरोप में, मतलब मुद्रा सबका समान होना चाहिए। और बोला ये जो है कानून के लिए समान समक्ष, मतलब कि कानून के समक्ष सभी बराबर होना चाहिए। और नेपोलियन सहायता कब आया था? हाँ देख लिया अरे 1804 में नेपोलियन सहायता कब आया था? और यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ तक प्रभाव था? रूस तक प्रभाव था। कहाँ तक था? अच्छा बताना, कपड़ा नापने की इकाई क्या है? एले। कहाँ एले? सबसे पहले कहाँ खोज हुआ था वो? जर्मनी में। कहाँ खोज हुआ था? जर्मनी में। अच्छा तुम लोग बताना तो रे, हाँ बता, लिपजिंग का युद्ध, लिपजिंग युद्ध हुआ तो कब हुआ था? 1813 में हुआ था। ये इसमें जो है कौन हार गया था? इसको कहाँ भेज दिया था? अल्बा द्वीप पे भेजा था। कहाँ भेजा था? अल्बा द्वीप पे भेज दिया था। हाँ हाँ अल्बा द्वीप पे। और उसके बाद जो है ना अल्बा द्वीप भेजने के बाद जो ऑस्ट्रिया का राजा कौन था वहाँ पे? ऑस्ट्रिया का राजा, ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? ऑस्ट्रिया का राजा जो मेटरनिक था वो कौन से वंश से थे? ना वो हर्षवर्ष वर्ग से थे, मतलब वंश से थे। ये शासन कर रहा था यहाँ पे, जो राजा का नाम क्या था? मेटरनिक था। और रूस में कौन सा शासन हो रहा था? कौन सा वंश का रूस में? नहीं, रोमनोव वंश के। रोस रोमनोव। हाँ रूस में रोमनोव वंश का शासन था जब मेटरनिक शासन कर रहा था ऑस्ट्रिया में। और यहाँ पे जब फिर युद्ध हुआ, जब कब? कौन सा युद्ध हुआ था? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू कहाँ पे है? बेल्जियम में। वाटरलू कहाँ पे है? और जब युद्ध हुआ ना फिर से हार गया कौन? तब उसको कहाँ भेजा? नहीं, तब उसको जो है ना कौन से द्वीप पे भेजा था? बताओ, सेंट हेलेना द्वीप। सेंट, तो उसको कहाँ भेज दिया? उसको सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया। और वहीं पे उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और बताना जो है मेटरनिक का उसके बाद इसका मृत्यु हो गया, तो बता मेटरनिक क्या करेगा? फिर से लोकतंत्र को हटा के, तो उसके लिए वो क्या किया था? एक सम्मेलन बुलाया था। वो सम्मेलन का जो है कौन सा सम्मेलन था बताना? वियना सम्मेलन। अच्छा बताना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना था वहीं पे एक सम्मेलन बुलाया था, वियना सम्मेलन। और उस सम्मेलन में कौन किसको बोला भाग लेने के लिए? सभी राजाओं को भाग लेने के लिए। उसका उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र हटा के राजतंत्र को स्थापित करना। और यहाँ पे मेटरनिक कहा था। कौन कहा था? और बताना, जब यहाँ पर राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, फिर से राजतंत्र आया ना, तो फिर से राजतंत्र आया तो कौन सा वंश का पुनः स्थापना हुआ? ब्रुवंश का। अब ब्रुवंश का कौन सा राजा बना था? 17वां तो बनेगा नहीं, डर था उसको, तो कौन बना था? लुई 18वां बना था। कौन बना था? अच्छा बताना, लुई 18वां। अच्छा बता, कौन सा देश को जो है ना मेटरनिक कब्जा कर लिया था? इटली पर। इटली पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया था? कब्जा कर ले। ठीक है, हाँ तो बताना उसके बाद जो है लुई 18वां जो बना था,
लुई अठारह बना था ना राजा, उसके बाद फिर एक नया राजा बना, उसका नाम क्या था? चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? हाँ, जिसका मतलब ना वो विरोध नहीं, ये जो चार्ल्स दसम था किसको मतलब कि बनाया था? पोलिगनेक को। हाँ, चार्ल्स दसम जो है अपना जो है प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? और पोलिगनेक जो है क्या किया, मतलब बोला विशेष अधिकार देंगे किसके लिए? अमीरों के लिए। तो ऐसा किया, लेकिन बोला कि नहीं, यहाँ का लोग जनता ज़्यादा है, आक्रोश हुआ, बोला कि आप भागना चाहिए। कहाँ? इंग्लैंड भाग गया। उसके बाद ये जो है, उसके बाद भागना के बाद फिर बनाएगा ना किसी को राजा, तो वहाँ पर ये भागा। उसके बाद ब्रो वंश का अंत हो गया। अंत होने के बाद यहाँ पे फिर से कौन से वंश के राजा बनाया था? अर्लियंस वंश के। अर्लियंस वंश के प्रथम राजा कौन था? लुई फिलिप। लुई फिलिप अपने जो विरोधी था ना, विरोधी गिजो को क्या बनाया था? ये और प्रधानमंत्री बना ना। जब दोनों विरोधी जब दोस्त बना ना, बोला दोनों को मिल के लूटेंगे। हाँ, अमीरों के लिए, अमीरों के साथ आ गया। लेकिन हुआ क्या, जब वहाँ का लोग फिर आक्रोश हुआ, बोला यहाँ पे फिर से बुलेटिन चढ़ सकता है, तो दोनों मिल के फिर कहाँ भाग गया? अब बोला ये थक गया था, फ्रांस के लोग थक गया था यहाँ पर राजा चुन के। बोला कब तक यहाँ पर राजतंत्र चलेगा? उसके बाद क्या ला दिया वहाँ पे? लोकतंत्र पुनः जो है यहाँ पे ला दिया, समझा ना? पूरा जो है यहाँ पे लोकतंत्र ला दिया। हाँ, पुनः लोकतंत्र ला दिया। यहाँ तक भाग लो। हाँ, कभी कि यहाँ तक 1848 के बाद मेटरनिक युग कब तक रहा? बतिए तो फ्रांस की क्रांति भले रखो, कभी फ्रांस क्रांति भले 1789 में भले रहे। एतऽ से लैके 1915 तक जे छै नेपोलियन के प्रभाव रहे। नेपोलियन एकदम एहिमे काम केलकै रहे। 1915 तक कितने? हाँ, 1815 कते? हाँ, कभी 1789 से 1815 तक एकर युग रहे। लेकिन जब 1815 एलो ना, तो नेपोलियन बोनापार्ट मर गए, मृत्यु भए गेल। तब 1848 तक जे छै ने मेटरनिक युग चललै। की चललै? एतऽ तक मेटरनिक युग चललै। तो मेटरनिक युग आबे के बाद सब कुछ 1848 के बाद क्रांति जो भले ना, 1848 के बाद फिर क्रांति के बाद किथी स्थापना भेलै? फिर से लोकतंत्र। तब फिर से लोकतंत्र यहाँ पे स्थापना भेलो। एगो पहले फ्रांस की क्रांति के बाद लोकतंत्र स्थापना भेलै, एगो 1848 क्रांति के बाद की भेलै? लोकतंत्र के स्थापना भेलै। बात समझ गली? हाँ, तो ये चैप्टर जो है ना, ये खत्म हो गया। आप बताओ, इसी ऑब्जेक्टिव अगर पूछेंगे ना तो बना देगा सब। नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी और है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अभी और है इसमें चैप्टर नहीं खत्म हुआ। अभी 1-2 पेज ऐसे ही और पढ़ेंगे, जैसे 8 हुआ ना, 8 और